बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our lecture with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. In our previous lecture, we discussed about chapter number 5, which is microorganism, and we have completed chapter number 5. Now, today we are going to discuss about exercise of chapter number 5. Now, let's move towards exercise. There is a question, there is think about it. प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 पर क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट, पेज नंबर 99। Question is, science progress over time because scientists build on the work of earlier scientists. Name one important invention and discovery in the 17th century which aided the development of the germ theory. आपको जर्म थ्योरी बताई थी कि जर्म थ्योरी में साइंटिस्ट ने ये कहा था, 19th सेंचुरी में जाके साइंटिस्ट को ये पता चला था कि मैनी डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी डिजीज़ किसकी वजह से होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। एंड इस थ्योरी को जर्म थ्योरी कहा गया था। दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड एज जर्म थ्योरी, दैट मैनी डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि 17th सेंचुरी के अंदर कौन सी ऐसी डिस्कवरी हुई थी और इन्वेंशन हुई थी जिससे कि जर्म थ्योरी को सपोर्ट मिली थी। आपको ये बताया था 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई थी। जो किसने बताई थी? माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी एंथोनी वैन लीवनहुक ने। लीवनहुक ने सबसे पहले अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाई थी। उसने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई, उसके बाद उसने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जिसमें कि उसने बैक्टीरिया देखे और बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे जो कि पॉन्ड के अंदर मौजूद होते हैं। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी उसने इसमें डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले 17th सेंचुरी में लीवनहुक ने, एंथोनी वैन लीवनहुक ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी और किसको डिस्कवर किया था? बैक्टीरिया को और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, नेम वन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन। एक आपको इन्वेंशन बतानी है एंड डिस्कवरी, और एक डिस्कवरी बतानी है जो कि 17th सेंचुरी में हुई थी जिसकी वजह से जर्म थ्योरी को सपोर्ट मिली थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या क्या इन्वेंशन में क्या आएगा? इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इन्वेंशन किसकी हुई थी? माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई थी जो लीवनहुक ने इन्वेंट किया था। और इसी के साथ उसने किसकी डिस्कवरी की थी? डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले माइक्रोस्कोप बनाई थी, उसके बाद उसने उस माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। ओके, थिंक अबाउट इट। पेज नंबर 99 में दो चीज़ें पूछी गई हैं 17th सेंचुरी की, इन्वेंशन और डिस्कवरी। इन्वेंशन में आ जाएगा माइक्रोस्कोप और डिस्कवरी में आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 104। थिंक अबाउट इट, पेज नंबर 104। पेज नंबर 104, थिंक अबाउट इट में आपके पास क्वेश्चन क्या है? इज टेकिंग एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव इफ समवन इज डाउन विद द
कॉमन कोल्ड एंड वाई। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो क्या एंटीबायोटिक अफेक्टेड होगी या नहीं होगी, आपको इसका रीज़न भी बताना है। आपको ये बताया था एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं बैक्टीरियल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। बैक्टीरियल डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियल डिजीज़ जो हैं वो ट्रीट हो सकती हैं एंटीबायोटिक से, लेकिन कॉमन कोल्ड किसकी डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है, ये वायरस की वजह से होती है। वायरल डिजीज़ को हम एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन कोल्ड इज़ नॉट ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा कि कॉमन कोल्ड इज़ नॉट कैन नॉट ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल डिजीजेज। एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं बैक्टीरियल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, वायरल डिजीजेस के लिए उन्हें यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ट्राइट आउट पेज नंबर 105 पर जो ट्राइट आउट है वहाँ उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है? BCG वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। आपको बताया था कि बहुत सी वैक्सीन्स को हम यूज़ करते हैं डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए, डिजीज़ से, बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन्स ली जाती हैं। अब यहाँ पे वैक्सीन बताई गई है BCG वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, कि BCG वैक्सीनेशन किसके लिए ली जाती है? ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंशन के लिए ली जाती है। हैव यू टेकन योर्स? क्या आपने वैक्सीनेशन ली है? फाइंड आउट व्हाट अदर डिजीजेज यू हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट। अब आपको ये बताना है कि और कौन कौन से डिजीजेज हैं जो जिनके खिलाफ हम वैक्सीन को ले सकते हैं। आर दीज डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस, और आपको ये बताना है कि ये डिजीजेज बैक्टीरियल डिजीज़ हैं या वायरल डिजीज़ हैं, ये किसकी वजह से हो रही हैं? बैक्टीरिया की वजह से होती है या फिर वायरस की वजह से होती है। और आपको ये भी बताना है कि इनके लिए आप या कोई भी इंसान वैक्सीन ले सकता है या नहीं। तो किन किन डिजीज़ के लिए आप वैक्सीन ले सकते हैं? नंबर 1 मीजल्स, 2 पोलियो, 3 मम्स, 4 रुबेला, नंबर 5 हेपेटाइटिस। इन तमाम डिजीज़ के लिए आप वैक्सीन ले सकते हैं, मीजल्स, पोलियो, मम्स, रुबेला और हेपेटाइटिस। और ये कौन सी डिजीज़ हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ हैं या वायरल डिजीज़ हैं, आपको ये बताना है। तो ये तमाम की तमाम डिजीज़ वायरल डिजीज़ हैं। दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय वायरस। आप इसके आगे इसके नीचे लिख सकते हैं, दीज डिजीज़ आर caused by वायरस। ये तमाम वायरल डिजीज़ हैं, वायरस की वजह से होती हैं, और इन तमाम डिजीज़ के लिए हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 107। पेज नंबर 107 पर ट्राइट आउट है। ट्राइट आउट ऑन पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पर जो ट्राइट आउट है उसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस इज सुटेबल फॉर मोल्ड टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। मोल्ड को ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपनी नंबर इंक्रीज करने के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए क्या क्या कंडीशन सुटेबल होती हैं, किस तरह की उसको कंडीशन चाहिए होती है जिसमें कि वो ग्रो भी कर सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। किसकी बात हो रही है? मोल्ड की बात हो रही है। और मोल्ड क्या है? टाइप ऑफ फंगस है, एक तरह का फंगस है ये। और आगे क्वेश्चन आपके पास क्या है? फाइंड आउट बाय इन्वेस्टिगेटिंग whether a slice of bread will turn moldy faster in a warm and moist place or cool and dry place। कि अगर आप एक ब्रेड का स्लाइस रखते हैं तो उसके अंदर कितनी तेज़ी से मोल्ड ग्रो करेगा, किस कंडीशन में ग्रो करेगा? वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस के अंदर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा या कूल एंड ड्राई प्लेस के अंदर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, आपको ये बताना है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, 2 बातें पूछी गई हैं आपके लिए इसमें कि मोल्ड के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है, किस तरह की कंडीशन के अंदर वो ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर इंक्रीज करता है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि स्लाइस ऑफ ब्रेड को आप किस
कंडीशन के अंदर रखेंगे कि मोल्ड तेज़ी से ग्रो करे, वार्म एंड मॉइस्ट हुए या फिर कूल एंड ड्राई प्लेस है। तो मोल्ड के ग्रो करने के लिए वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन सूटेबल होती है कि उसके ग्रो करने के लिए भी और रिप्रोड्यूस करने के लिए भी। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन इज सूटेबल फॉर मोल्ड टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। और इसी तरह से जब मोल्ड के लिए वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन सूटेबल है ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो आप स्लाइस ऑफ ब्रेड को भी कहाँ रखेंगे, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस पर रखेंगे। ओके, ये हो गया कि वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस इज सूटेबल warm and moist place is suitable for mold to grow and reproduce। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट पूछा गया है कि आप ब्रेड ऑफ स्लाइस को किस में रखेंगे, तो आप कहाँ रखेंगे, स्लाइस ऑफ ब्रेड विल टर्न मोल्डी फास्टर इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। A slice of bread will turn moldy faster in warm and moist place। ओके, दोनों बातों के आंसर हमने दे दिए। वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस सूटेबल है मोल्ड के ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, और स्लाइस ऑफ ब्रेड को अगर आप वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस में रखेंगे तो वो तेज़ी से उसके अंदर मोल्ड ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ओके, try it out and think about it are completed. Now let's move towards review question, and review question is present on page number 113. Review questions, page number 113. Question number 1. Question number 1 is what are microorganisms? Give 3 examples. माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपको बताए थे, वो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, और ये बहुत स्मॉल और छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच आर अनेबल टू सीन बाय naked eyes and we use microscope to see them, they are called as microorganism। फिर एग्जाम्पल्स देनी है आपको, एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, अमीबा एंड यूग्लिना। ओके, 3 एग्जाम्पल्स आप इस तरह से दे देंगे। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर अनेबल टू सीन बाय आवर नेकेड आइज एंड वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी देम। क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी फाउंड इन द एयर, सॉइल और वाटर। के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, एयर में होते हैं, सॉइल में होते हैं या फिर वाटर में होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एयर में, सॉइल में और वाटर में मौजूद नहीं होते, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी मौजूद होते हैं। लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं और वहाँ पर डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो आप आंसर इसका क्या लिख लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड, ओनली हटा देंगे यहाँ से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन द एयर, सॉइल और वाटर एज वेल एज ऑन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। बी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट नीड फूड और वार्मथ। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत नहीं होती, टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से ये भी रॉन्ग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड की भी नीड होती है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उन्हें भी टेम्परेचर की नीड होती है। आप यहाँ से डू नॉट हटा देंगे और सिर्फ लिखेंगे इसके आंसर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड फूड और वार्म।
सी है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जर्म्स, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स होते हैं। जर्म्स क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारी फैला रहे होते हैं, उन्हें हम जर्म्स कहते हैं। तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जर्म्स नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जर्म्स, तो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स होते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट जर्म्स, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जर्म्स नहीं होते हैं। डी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल हैं, नुकसानदेह होते हैं। तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते, कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ यूज़फुल भी होते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे इसका आंसर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल, सम आर हार्मलेस एंड सम आर यूज़फुल। आप इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल, सम आर हार्मलेस एंड सम आर यूज़फुल, के कुछ हार्मफुलेस होते हैं जो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजलेस भी होते हैं, यूज़फुल भी होते हैं, उनसे हमें फ़ायदा भी पहुंच रहा होता है। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ अ वायरस नॉट क्लासिफाइड एज अ लिविंग थिंग। वायरस आपको बताया था, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वायरस बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होता है। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी एंटर हो जाते हैं और बैक्टीरिया को भी हार्म करते हैं, वहाँ भी डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और वायरस जो है वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको रिप्रोडक्शन के लिए, अपने नंबर इंक्रीज़ करने के लिए किसी होस्ट की नीड होती है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। इसलिए वायरस को अभी तक लिविंग थिंग के अंदर क्लासिफाइड नहीं किया गया है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता है। यही क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई इज़ अ वायरस नॉट क्लासिफाइड एज अ लिविंग थिंग। वायरस को लिविंग थिंग क्यों नहीं क्लासिफाई किया जाता है? क्यों? बिकॉज it cannot reproduce itself, it need a host for reproduction। उसको रिप्रोडक्शन के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है, एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की नीड होती है, उसकी बॉडी में एंटर होता है, फिर रिप्रोडक्शन करता है। इस वजह से उसे क्लासिफाइड नहीं किया गया है लिविंग थिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन्फेक्शियस डिजीजेज आर डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस। इन्फेक्शियस डिजीजेज क्या होती हैं? वो डिजीजेज हैं जो किसकी वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हैं, वायरस की वजह से हैं। उन डिजीजेज को हम इन्फेक्शियस डिजीजेज कहते हैं। वो डिजीजेज जो किसकी वजह से हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं और वायरस की वजह से होती है। उन डिजीज़ को, उन बीमारियों को इन्फेक्शियस डिजीजेज कहा जाता है। आइडेंटिफाई 2 कॉमन डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। आपको ये बताना है बैक्टीरिया से होने वाली 2 डिजीज़ के नेम बताने और वायरसेस से होने वाले भी 2 डिजीज़ के नाम बताने हैं। बैक्टीरियल डिजीजेज आपको बताए थे, बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। 2 डिजीज़ के नेम लिखने हैं, टाइफाइड एंड tuberculosis and typhoid is caused by bacteria and they are bacterial diseases। अब आपसे नेक्स्ट पूछा गया है वायरल डिजीजेस, कि वायरस की वजह से कौन सी डिजीज़ होती हैं। 2 डिजीज़ के नेम आपको राइट करने हैं। वायरल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस में क्या आ जाएगा आपके पास? कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स। ओके, 2 वायरल डिजीजेस बतानी है इस क्वेश्चन में आपको, 2 बैक्टीरियल डिजीजेस बतानी है। बैक्टीरियल डिजीजेस में टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस लिख देंगे आप। वायरल डिजीजेस में कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज सजेस्ट 3 ways in which infectious diseases can be prevented। आपको प्रिवेंशन बताई थी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की, कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको यही 3 ways बताने, 3 तरीके बताने हैं कि किन 3 तरीक़ों को अपना के हम इन्फेक्शियस डिजीज़ेस से बच सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। नंबर 1 क्या है? गोइंग फॉर वैक्सीनेशन। आपको क्या करवा लेनी चाहिए? डिजीज़ेस के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। और वैक्सीन आपको बताई थी क्या होती है? वैक्सीन्स जो हैं वो डेड या वीक जर्म्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। गोइंग फॉर वैक्सीनेशन। सेकंड आप क्या करेंगे? प्रिवेंशन, डू नॉट शेयर
योर पर्सनल बिलोंगिंग्स, आपको अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, लाइक टॉवल, टूथब्रश, हेयर ब्रश, ये सब चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए ताकि आप बीमारियों से बच सकें, इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकें जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती हैं। गोइंग फॉर वैक्सीनेशन, नॉट शेयर योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। एंड 3 है नॉट टू बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट, not to be in close contact who is infected। सही, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको उसके बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए। 3 बातों को आप अपनाकर, इनको फॉलो करके, 3 रूल्स को फॉलो करके आप बच सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ से, फैलने वाली बीमारियों से, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। गोइंग फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीन करवा लीजिए। नॉट शेयरिंग पर्सनल बिलोंगिंग्स, अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। एंड नॉट टू बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट हु इज़ इन्फेक्टेड, जो कि इन्फेक्टेड है, पहले से ही डिजीज़ में मुब्तला है, बीमार है, वो सफ़र कर रहा है, उससे आपको ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ यूजिंग द सेम कटिंग बोर्ड एंड नाइफ फॉर बोथ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड नॉट एडवाइजेबल। कि आप कटिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं और कटिंग बोर्ड में आप कुक्ड और अनकुक्ड दोनों फूड कट करते हैं, तो आपको एक ही बोर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको कुक्ड फूड के लिए अलग कटिंग बोर्ड यूज़ करना चाहिए और अनकुक्ड फूड के लिए आपको सेपरेट कटिंग बोर्ड यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कटिंग बोर्ड यूज़ करते हैं कटिंग के लिए, अनकुक्ड फूड के लिए जो कि पकी हुई ग़िज़ा नहीं है, उसको अनकुक्ड फूड के लिए आप सेपरेट कटिंग बोर्ड यूज़ करेंगे और कुक्ड फूड के लिए आप सेपरेट कटिंग बोर्ड यूज़ करेंगे। आपको इसका रीज़न बताना है क्यों इस तरह से है, क्योंकि जो अनकुक्ड फूड होती है उसके अंदर जर्म्स होते हैं, डिजीज़ कॉज करने वाले जर्म्स मौजूद होते हैं। आप अनकुक्ड फूड को जब कट करेंगे तो वो जर्म्स उस कटिंग बोर्ड पर आ जाते हैं और जब आप उसी कटिंग बोर्ड के ऊपर कुक्ड फूड को कट कर रहे होते हैं तो वो जर्म्स उस कुक्ड फूड के अंदर चले जाते हैं और कोई भी अगर पर्सन उसको यूज़ करेगा तो फिर उसके अंदर वो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड विच इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको ये बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं होते बल्कि यूज़फुल भी होते हैं और हम बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए अपने लिए कुछ चीज़ें फूड भी बनाते हैं। आपको यहाँ पर यही बताना है कि 3 एग्जाम्पल देनी है उन फूड की जो किसकी वजह से बनती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनती हैं। व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन ईच केस, और आपको ये भी बताना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए ये बनाई जाती हैं। आपको बताया था कि फूड प्रोडक्ट की हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट कौन सी बन रही है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से यूज़ करते हुए, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए ये फूड बनाई जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन सी है आपको बताया था, ब्रेड बनाते हैं हम। ब्रेड किससे बनाते हैं, ब्रेड बनाने के लिए हम ईस्ट को यूज़ करते हैं। ईस्ट क्या है, फंगस है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट यूज़ की जाती है। इसी तरह योगर्ट, दही बनाया जाता है और दही को, योगर्ट को बनाने के लिए क्या, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया को, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए योगर्ट बनाया जाता है। इसी तरह चीज़ आपको बताई थी कि चीज़ भी किसकी मदद से बनाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाई जाती है। और इसमें भी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड मोल्ड। बैक्टीरिया और मोल्ड को यूज़ करते हुए चीज़ बनाई जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ फॉर्म की जाती है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड। ओके, 3 आपने फूड एग्जाम्पल भी बता दी कि ब्रेड, योगर्ट और चीज़ बनाई जाती है और किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। ब्रेड यीस्ट से बनाई जाती है, योगर्ट बैक्टीरिया से और चीज़ बैक्टीरिया एंड मोल्ड से बनाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन।
What is decomposition? Name two types of decomposers and describe their importance. आपको डिकम्पोजिशन बताया था क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और ये बताना हैगा कि कौन कौन से डिकम्पोजर्स हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आपको ये बताया था डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ डेड और वेस्ट मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हो जाती है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिकम्पोजर्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसके सिंपलर न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट कर देते हैं, उसको तोड़ने के बाद सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में चेंज करते हैं और फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सिंपलर न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी लार्ज अमाउंट में वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। सॉइल में जब जाते हैं वहाँ पे प्लांट ग्रो करता है और वो प्लांट उस न्यूट्रिएंट्स को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। तो डिकम्पोजिशन आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ डेड और वेस्ट मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। आगे आपसे पूछा गया है नेम टू टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर्स। दो तरह के डिकम्पोजर्स बताने हैं आपको बताया था बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से डेड और वेस्ट ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट मटेरियल जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट यूज़ कर लेता है। डिस्क्राइब देयर इंपॉर्टेंस, उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो इससे क्या होता है कि जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, न्यूट्रिएंट्स दोबारा से सॉइल में ऐड हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं और सॉइल के से प्लांट भी उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो यहाँ रिसाइकल का प्रोसेस होता है और डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में चली जाती है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट अपनी फूड प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक तो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, दूसरा ये है कि एक्यूमुलेशन नहीं होती। डेड ऑर्गेनिज्म इस तरह से डिकम्पोज हो जा रहे हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो जा रही है, वो ख़त्म हो जा रहे हैं। अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी एक्यूमुलेशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा ढेर नहीं लगता है, जमा नहीं होते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। Now review questions are completed. Think tank question number 2. थिंक टैंक नंबर 2 पेज नंबर 113 पर मौजूद है। बैक्टीरिया हैव अडेप्टेड बेटर टू लाइफ ऑन द अर्थ देन ह्यूमन बींग्स, डू यू एग्री। कि बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा अर्थ पर मौजूद होते हैं। सही बात है, ह्यूमन बींग्स सिर्फ एक प्लेस तक मौजूद हैं और बैक्टीरिया जो है वो ऑल अराउंड अस, हर जगह मौजूद है, वाटर में भी है, एयर में भी है, हर जगह आसपास हमारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो आप इसके आंसर लिख देंगे यस इट इज़ फाउंड ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ हर जगह मौजूद होता है। एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीटेड. We are doing exercise of chapter number 5 and we have completed the exercise of chapter number 5 and your as well as your content has been completed now, and now you have complete your index page. आपको अपना इंडेक्स पेज पर कंप्लीट करना है। इंडेक्स पेज पर आप सबसे पहले तो हेड देंगे फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड सेशन 2020 एंड 21। इसके बाद फिर आपने अपना इंडेक्स बनाना शुरू करना है। वीक नंबर 1 का हेड देंगे। वीक नंबर 1 का हेड देने के बाद आप चैप्टर नंबर 1 का हेड देंगे और चैप्टर नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, डेट आप लिखेंगे 1 to 3 जुलाई। फर्स्ट को आपने क्या काम किया था, फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था। सेकंड में आपने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए सी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए बी और क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए किया था। एंड 3 जुलाई को आपने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 किए थे। इस तरह आप अपना इंडेक्स मेंटेन करेंगे। वीक नंबर 2 का हेड देंगे। वीक नंबर 2 में 6 to 10 जुलाई का वर्क मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंस, चैप्टर नंबर 1 मेंशन करेंगे और 6 डेट को आप 6 डेट के आप कॉलम में लिखेंगे 6 जुलाई 2020 और इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, थिंक अबाउट इट पेज नंबर 20 किया था, ट्राई इट आउट पेज नंबर 4 एंड 8। चैप्टर नंबर 2 7 जुलाई को हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 का हेड देंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट और 7 जुलाई को हमने क्या किया था, रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1 किया था एंड ट्राई इट आउट पेज नंबर 29।
इसी तरह 8 में आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख देंगे 8 जुलाई की हेड में, और 9 जुलाई की हेड में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड राइट आउट पेज नंबर 29 एंड राइट आउट पेज नंबर 38। इसी तरह 10th जुलाई के अंदर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सही। 6 जुलाई में थिंक अबाउट इट पेज नंबर 20, राइट आउट पेज नंबर 48। 7th जुलाई में रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1, राइट आउट पेज नंबर 20, राइट आउट पेज नंबर 29। इसी तरह आप आगे लिख देंगे 8th जुलाई में क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2। 9th जुलाई में क्वेश्चन नंबर 5, राइट आउट पेज नंबर 29, राइट आउट पेज नंबर 38। एंड 10th जुलाई को आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आप हेड देंगे वीक नंबर 3 का हेड। वीक नंबर 3 के हेड में चैप्टर नंबर 2 आप मेंशन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और 13 जुलाई को हमने 13 जुलाई 2020 रिव्यू क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 14th जुलाई को आप लिखेंगे राइट आउट पेज नंबर 42, 45, थिंक टैंक नंबर 1 का पार्ट बी। चैप्टर 4 की हेडिंग मेंशन करेंगे। 15th जुलाई को चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, चैप्टर 4 का नेम लिखेंगे हैबिटेट एंड फूड चेन। और 15th जुलाई को हमने किया था राइट आउट पेज नंबर 71 एंड 16th जुलाई में रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 17th जुलाई में रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फिर आप वीक नंबर 4 का हेड देंगे। वीक नंबर 4 के हेड में डेट है 20th जुलाई। 20th जुलाई में चैप्टर 4 का हेड देके चैप्टर 4 का नेम मेंशन करें, हैबिटेट एंड फूड चेन। और फिर उसमें रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5, 6। 20th जुलाई में रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5, 6। 21st जुलाई में थिंक अबाउट इट पेज नंबर 80, राइट आउट पेज नंबर 87। 22nd जुलाई में राइट आउट पेज नंबर 90 एंड थिंक टैंक नंबर 2। 23rd जुलाई को चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, चैप्टर 5 का हेड देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और 23rd जुलाई में लिखेंगे रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 24th जुलाई में रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, वीक नंबर 5 का हेड देंगे। 27th जुलाई में रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5, 6। 28th जुलाई में रिव्यू क्वेश्चन नंबर 7 एंड 29th जुलाई में रिव्यू क्वेश्चन नंबर 8। वीक नंबर 6 का हेड देंगे। वीक नंबर 6 के हेड में डेट लिखेंगे 3rd अगस्त। 3rd अगस्त में हमने थिंक अबाउट इट पेज नंबर 99 किया था। 4th अगस्त को थिंक अबाउट इट पेज नंबर 107। 5th अगस्त को राइट आउट पेज नंबर 105 एंड 6th अगस्त को राइट आउट पेज नंबर 107 किया था। 7th अगस्त को थिंक टैंक नंबर 2। ये कंप्लीट हो गया आपका कंटेंट। इसके बाद आप हेड दे देंगे फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म कंटेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड सेशन 2020 एंड 21। इंडेक्स पर क्लोजिंग कर देंगे। इंडेक्स पर क्लोजिंग करने के बाद आपका वर्क जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है आप कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे। कॉपी वर्क कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप एक टाइटल पेज बनाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड सेशन 2020 एंड 21। आप इस तरह टाइटल पेज बना लेंगे, आप एंडिंग कर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड सेशन 2020 एंड 21। एंड नेक्स्ट पेज पर आप कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में आपके पास क्या आ जाएगा, चैप्टर नंबर 1 नेम लिखेंगे, चैप्टर नंबर 1 हेड देके नेम लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंस, चैप्टर नंबर 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 4 हैबिटेट्स एंड फूड चेन एंड चैप्टर नंबर 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसके आगे आप नीचे हेड दे देंगे टीचर सिग्नेचर रिमार्क्स एंड स्टैम्प का हेड दे देंगे। इस तरह आप अपनी कॉपी को मेंटेन कर लेंगे। कॉपी पे क्लोजिंग कर देंगे इंडेक्स पर भी और आपका कॉपी के बैक साइड पे जहाँ वर्क कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर भी आप क्लोजिंग कर देंगे। आप अपना होमवर्क लिख लीजिए, कंप्लीट योर कॉपी वर्क बाय द कंटेंट सोल्यूशन पेज नंबर 138 एंड 134। आपको अपना वर्क कंप्लीट करना हैगा। एंड राइट डाउन योर डायरी, memorize all chapters, chapter number 1, 2, 4 एंड 5। आपको ये तमाम चैप्टर मेमोराइज करने हैंगे। आप इन्हें याद कर लेंगे, पेपर्स की प्रिपरेशन कर लेंगे। अच्छा, आपका जो पेपर है 30 मार्क्स का पेपर होगा। आपका पेपर पैटर्न आपका 30 मार्क्स का पेपर है। टोटल मार्क्स हैं 30।
क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का क्वेश्चन है। इसमें 10 MCQs होंगे और इसके 10 मार्क्स होंगे। 10 ही मार्क्स हैं, 10 MCQs हैं, 1 मार्क का एक MCQ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये भी 10 मार्क्स के हैं। इसमें आपको 8 क्वेश्चंस पेपर में मौजूद होंगे और उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 8 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन के मार्क्स 2 मार्क्स होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड 5 क्वेश्चन के कितने हो जाएंगे? 10 मार्क्स हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 3 में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसका पार्ट ए और बी होगा और ये भी 10 मार्क्स का होगा। यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 10 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे। 2 क्वेश्चन किस तरह? अगर एक क्वेश्चन है उसका ए बी दोनों पार्ट और दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसका भी ए बी दोनों पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। 30 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का है और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का है। हर एक के 10-10 मार्क्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन के मार्क्स 2 होंगे। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इसके पार्ट होंगे, ए बी पार्ट होगा और हर पार्ट 2.5 मार्क्स का होगा। ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। अब हम मूव करते हैं रिव्यू की तरफ। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू साइंस में हमने रिव्यू में सबसे पहले हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। साइंस इज क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू साइंस। Review of whole first semester midterm content. चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर नंबर 1 में हमने डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस करी थी। व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज साइंस आपको बताया था साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। और इसके साथ हमने क्या पढ़ा था? ब्रांचेस ऑफ साइंस पढ़ी थी। ब्रांचेस में हमने कौन सी ब्रांचेस पढ़ी थी? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोलॉजी पढ़ी थी। बायोलॉजी आपको बताया था बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं। इसी तरह फिजिक्स में हम किसकी? एनर्जी की, फोर्सेस की स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो है वो हम प्लैनेट्स की, स्टार्स की स्टडी करते हैं। इसी तरह से जियोलॉजी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं। इसके बाद आपको बताया गया था कि किस तरह से साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और फिर आपको इसके बाद सेफ्टी रूल्स बताए थे, लेबॉर्ट्री की, लैब की सेफ्टी रूल्स बताए थे कि आपको टीचर की परमिशन के बगैर लैब में एंटर नहीं होना है। डू नॉट एंटर विदाउट टीचर्स परमिशन। लैब में जाने के बाद आपको मूव नहीं करना है। डोंट रन एंड वॉक इन द लैब के अंदर आप मूव नहीं करेंगे। डोंट टच केमिकल्स विदाउट टीचर परमिशन। किसी भी अपैरेटस को आप टीचर की परमिशन के बगैर यूज़ नहीं करेंगे, उसको टच नहीं करेंगे, उसके साथ प्ले नहीं करेंगे। किसी भी केमिकल को आप टेस्ट नहीं करेंगे और टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको लैब के अंदर वर्क करना होगा। आप किसी के साथ किसी भी तरह की कोई शरारत नहीं करेंगे कि किसी के ऊपर आपने कोई केमिकल थ्रो कर दिया। वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी प्लेस को क्लीन करना है, अपने हैंड वॉश करने हैं, अपना अपैरेटस प्रॉपर प्लेस पर रखना होगा। और इसी तरह से अगर आपको किसी भी केमिकल को, फ्लेमेबल केमिकल्स को आपको
हीट प्रोवाइड करना पड़ जाए, आपको उसे हॉट करना पड़ जाए, गर्म करना पड़े, तो आप उसे उसकी जो टेस्ट ट्यूब है उसका माउथ अपने से दूर रखेंगे, अपोजिट साइड पर रखेंगे। और फिर भी अगर आपको किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपके मुंह में कोई माउथ के अंदर कोई केमिकल चला जाता है, आप उसको गार्गल कर लीजिए अच्छी तरह से, आप उसको अपने माउथ को वाटर से क्लीन करिए और अपने टीचर को रिपोर्ट करिए। और अगर कोई केमिकल आपके ऊपर, आपके हाथों पर, स्किन पर, कपड़ों पर गिर जाता है, आप उसको प्रॉपर क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे वाटर के साथ, और उसके बाद आप अपनी टीचर को इन्फॉर्म भी ज़रूर करेंगे। आपको अपैरेटस दिखाए थे, लेबॉर्ट्री अपैरेटस दिखाए थे, जिसमें कि बीकर था, टेस्ट ट्यूब थी, फ़नल थी, डिफरेंट टाइप्स की फ़नल थी, राउंड बॉटम फ्लास्क थी, और इसी तरह से फ्लैट बॉटम फ्लास्क थी, ट्राइपॉड स्टैंड था, और आपको इस तरह और भी सारे अपैरेटस दिखाए थे। फिर आपको बेनिफिट्स बताए थे, यूज़ और मिसयूज़ बताए थे साइंस के। साइंस की एप्लीकेशन को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज़ कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। और साइंस और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए क्या किया कर रहा है? साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत सारी प्रोडक्ट बनाई गई हैं, जैसे कि कंप्यूटर बनाया गया है, प्लेन बनाया गया है, मोबाइल बनाए गए हैं, और भी आपके सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी दिखती होंगी जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई हैं। तो हमें यहाँ पर अगर इस बेनिफिट है, बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं। बहुत से यहाँ पर मिसयूज़ किया जाता हैगा, जिस तरह से कि वेपन्स बनाए गए हैं, वेपन्स को यूज़ किया जाता हैगा किलिंग पर्पस के लिए, बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, और इसी तरह से जो भी वेपन यूज़ किए जाते हैं तो ये इसके मिसयूज़ के अंदर आ जाता है, इससे हमें नुकसान भी होते हैं। और इसके अलावा क्या है कि एब्यूज़ भी होते हैंगे, साइंस के एब्यूज़ भी हैंगे, साइंस के लिमिटेशंस भी हैंगी। लिमिटेशंस में ये है कि जैसे अगर अर्थक्वेक होता है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से उससे होने वाले नुकसान को तो कम किया जा सकता है, लेकिन हम उसको वाक़ई होने से उसकी हैपनिंग को नहीं रोक सकते हैं, वहाँ पर हम उसको स्टॉप नहीं करते हैं। तो यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन आ जाती है, वहाँ उसकी लिमिट आ जाती है कि वो इससे आगे नहीं जा सकती है। चैप्टर 2 में फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करी थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और वो क्वांटिटीज़ जिनको हम अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज़ को जब हम यूज़ कर लेते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपको बताई थी, लेंथ बताया था, मास बताया था, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट बताया था, टाइम बताया था, लेंथ आपको एसआई यूनिट्स बताई थी। स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूज़ की जाती हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो कि आपको साथ साथ बताई गई थी। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। इसी तरह से मास की स्टैंडर्ड यूनिट केजी, किलोग्राम होती है। टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो आपके पास केल्विन बताई थी। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड बताई थी, और करंट की स्टैंडर्ड यूनिट एम्पेयर बताई थी। इसके अलावा आपको लेंथ की डेफिनेशन बताई थी। लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एज लेंथ। और लेंथ की एसआई यूनिट आपको क्या बताई थी? मीटर बताई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या आपको बताया था? यहाँ पर लेंथ के साथ आपको एरिया बताया था। एरिया क्या होता है? एरिया इज़ द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द सरफेस। किसी भी सरफेस का जो मेजरमेंट होता है वो उसका एरिया कहलाता हैगा। एरिया की आपको एसआई यूनिट बताई थी, मीटर स्क्वायर बताई थी। और जो जिनकी शेप, जो रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके एरिया को मेजर करने के लिए हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं। आपसे फार्मूलाज भी डिस्कस किए गए थे। वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, जितनी जगह घेरती है, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाती है। वॉल्यूम की एसआई यूनिट आपको बताई थी, मीटर क्यूब। इसी तरह से आपको वॉल्यूम के लिए भी आपको बताया था कि रेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम किस तरह मेजर किया जाता है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम किस तरह से मेजर किया जाता है। मास आपको बताया था। मास क्या होता है? किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर होता हैगा वो उसका मास कहलाता है। कोई भी थिंग है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर जितना भी मैटर मौजूद है वो उसका मास कहलाता है। सो मास ऑफ द सब्सटेंस इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी मैटर है वो कहलाता है। एसआई यूनिट इसकी आपको केजी बताई थी, किलोग्राम बताई थी। टाइम आपको बताया था। टाइम क्या होता है? आपको अच्छी तरह से पता है कि हम टाइम नोट करते हैं, और टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड है। हम टाइम को नोट करने के लिए वॉचेस भी यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉचेस भी यूज़ करते हैं, क्लॉक भी यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टॉप क्लॉक भी यूज़ की जाती हैं टाइम को मेजर करने के लिए। स्पीड बताया था। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। जो पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड के अंदर जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करती है कोई भी बॉडी, कोई भी गाड़ी, कोई भी अगर व्हीकल है या कोई बॉडी है, वो 1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो उसका स्पीड कहलाती है। स्पीड का आपको फार्मूला बताया था। डिस्टेंस ट्रैवल
पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एवरेज आपको बताई थी, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड आपको बताई थी, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। एक्सरसाइज आपको पूरी समझा दी थी। चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है, हैबिटेट एंड फूड चेन। हैबिटेट आपको बताई थी वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उसकी हैबिटेट कहलाती है। गार्डन हैबिटेट आपको बताया था, गार्डन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, आंट्स मौजूद होते हैंगे। इसी तरह गार्डन के अंदर पॉन्ड मौजूद है तो पॉन्ड के अंदर फिशेस भी होती हैं, फिश भी मौजूद हैं, और इसी तरह से वहाँ डक भी मौजूद होती है। इसी तरह वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट भी पॉन्ड के अंदर मौजूद होते हैं। आपको ये भी बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या दूसरे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट हो सकते हैं। जैसे बताया गया था कि ह्यूमन बींग्स हैं, इंसानों के अंदर डिजीज़ कॉज होती है, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होती है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो हमारी बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं या हमारी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। तो हम यानी ह्यूमन बींग्स क्या हुए, हम हैबिटेट हुए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। आपको ये बताया था एनिमल और प्लांट्स एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एनिमल प्लांट पर डिपेंड करता है और इसी तरह से प्लांट भी एनिमल पर डिपेंड करता है। प्लांट एनिमल प्लांट पर किस तरह डिपेंड करता है, एनिमल जो है वो प्लांट पर डिपेंड करता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उस पर प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स से एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहे होते हैं। आपको पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस समझाया था कि डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट मटीरियल को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से सिंपलर न्यूट्रिएंट्स को निकालते हैं। सिंपल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ऐड होते हैं और सॉइल में जाने के बाद प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसी तरह से आपको आगे एडेप्टेशन बताई थी। एडेप्टेशन क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जो उनके एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उनको हेल्प कर रही होती हैं। तो लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। उसको एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं वो एडेप्टेशन कहलाती हैं। आपको डक की एग्जाम्पल दी थी, जैसे डक के वेब्ड फीट होते हैं वो उसकी एडेप्टेशन। इसी तरह ईगल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, शार्प क्लॉज होते हैं, वो उसकी एडेप्टेशन होती है। बियर आपको बताया था, पोलर बियर की एडेप्टेशन बताई थी कि वो बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर में, कोल्ड एरियाज़ में रहता है, तो उसके ऊपर फर मौजूद होते हैं, वाइट फर होते हैं जो उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उस फर के नीचे ब्लैक स्किन होती है, वो ब्लैक स्किन क्या करती है, हीट को बॉडी से बाहर जाने से रोकती है और इस तरह से बॉडी को हीटअप रखती है। उसके ईयर स्मॉल्स होते हैं, टेल स्मॉल होती है और स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है। ये सारी उसकी एडेप्टेशन से जो उसकी बॉडी को वार्म अप रखती हैं और वो कोल्ड टेम्परेचर में भी, कूल टेम्परेचर में भी, कोल्ड एरियाज़ में भी सर्वाइव कर सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। इसी तरह से आपको फ़िश का बताया था, फ़िश की स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती है, उसके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं, ब्रीथ करने के लिए लंग्स नहीं होते हैं, ये उसकी एडेप्टेशन कहलाती है। स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ आपको बताई थी कि वो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिन नोकीले होते हैं और बीच में से वो ब्रॉड होती है, चौड़ा हिस्सा होता है। इसी तरह वेल आपको बताई थी, वेल के अंदर ब्लो होल मौजूद होता है, ब्लो होल की मदद से वो क्या कर सकती है, ब्रीथ करती है। जब वो सरफेस के ऊपर आती है तो उस ब्लो होल से उस इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है। स्किन में थिक लेयर मौजूद होती है फैट की जो उसको ठंडे पानी के अंदर, कूल टेम्परेचर के अंदर वार्मथ रखती है, उसको हॉटनेस प्रोवाइड कर रही होती है। इसी तरह उसमें फ्लिपर्स और टेल्स होते हैं जो उसको मूव करने के लिए, स्विम करने के लिए, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, अपनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती है। फूड चेन आपको बताई थी, फूड चेन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फूड चेन। फूड चेन में आपको क्या चीज़ें बताई थी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर बताया था। प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द सनलाइट, सनलाइट को यूज़ करते हुए वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, प्लांट प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और इसके अलावा एनिमल्स जो प्लांट्स से अपनी फूड हासिल कर रहे हैं या दूसरे एनिमल से फूड हासिल करते हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इसी तरह आपको प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप बताया था। प्रीडेटर क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल का शिकार कर रहे होते हैं, दूसरे एनिमल को अपनी फूड बनाते हैं, वो प्रीडेटर कहलाते हैं। और जिस एनिमल को अपनी फूड बना रहे होते हैं वो उसका प्रे कहलाता है। तो यहाँ पे प्रीडेटर प्रे का एक अपना रिलेशनशिप पाया जाता है।
आपको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स बताए थे। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट ईटर होते हैं, प्लांट से अपनी फूड हासिल करते हैं। कार्निवोर्स मीट ईटर एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों से अपनी फूड हासिल करते हैं। और ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट और मीट दोनों से अपनी फूड, प्लांट और एनिमल दोनों से अपनी फूड हासिल करते हैं। ये तमाम था चैप्टर 4 का। चैप्टर 5 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको बताए थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन अभी आपको रिपीट भी करी थी। वो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आपको ये भी बताया था अभी कि जर्म थ्योरी सबसे पहले 19th सेंचुरी में आकर जर्म थ्योरी प्रपोज की थी। साइंटिस्ट ने ये रियलाइज़ किया था कि बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो कि जर्म्स की, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। इस थ्योरी को जर्म थ्योरी कहा था। ल्यूवेनहिक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी। उसके बाद उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे बैक्टीरिया और पॉन्ड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि फूड को ख़राब कर देते हैं, जैसे इकोलाई की आपको पिक्चर भी दिखाई थी। इसी तरह स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी फूड को ख़राब करते हैं। फूड के अंदर जब वो जाते हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, फूड को ख़राब करने की वजह से वो फूड पॉइजन भी कॉज करते हैं। इसी तरह आपको ये बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड हासिल करते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से और वेस्ट मटेरियल से फूड हासिल करते हैं। और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड हासिल करते हैं और वहाँ पर डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। आपको डिजीज़ेज बताई थी, बैक्टीरियल डिजीज़ेज बताई थी, वायरल डिजीज़ेज बताई थी, जो कि अभी आपको एक्सप्लेन भी की थी दोबारा, कि टाइफाइड हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। और इसी तरह वायरल डिजीज़ेज आपको बताई थी, कॉमन कोल्ड हो जाता है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सारी वायरल डिजीज़ेज हैं। वायरसेस बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए, उनको रिप्रोडक्शन के लिए एक होस्ट की नीड होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। वो उस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो अपनी रिप्रोडक्शन करता है। और इसके अलावा बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है, वहाँ डिजीज़ कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा फैलता है। और इसी तरह टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको प्लांट पर अटैक करता है और वहाँ पे टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कॉज करता है। आपको बर्ड फ्लू बताया था। बर्ड फ्लू में क्या है कि फ्लू हो जाता है बर्ड्स को, और ये एनिमल टू एनिमल भी स्प्रेड करता है और एनिमल से ह्यूमन बींग्स के अंदर भी स्प्रेड करता है। इसी तरह आपको फंगल डिजीज़ बताई थी, एटलेट्स फुट टूट जाती है। और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लाज्मोडियम है, ये मलेरिया कॉज करता है। और एडीज मॉस्क्यूटो जो है वो डेंगू फीवर को स्प्रेड कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन बताई थी। ट्रीटमेंट करवाई जा सकती है अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई डिजीज़ हो जाती है तो ट्रीटमेंट करवाई जा सकती है। बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, वायरल डिजीज़ के लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट की जाती है, एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ की जाती है। और इसी तरह फंगल डिजीज़ के लिए एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ की जाती हैंगी। प्रिवेंशन अभी आपको बताई थी कि आपको क्या करना है, वैक्सीन लेनी हैगी। दूसरा क्या करना है, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को शेयर नहीं करना है। और थर्ड ये पॉइंट कि कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो आपको उसके बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जाना है, थोड़ा सा आप अपना डिस्टेंस रख सकते हैं। इसी तरह अभी आपको ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड प्रोडक्शन होती है। जैसे ईस्ट आपको बताया, ईस्ट से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, हम ईस्ट से ब्रेड बनाते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया से योगर्ट बनाते हैं और बैक्टीरिया और मोल्ड से हम चीज़ बनाते हैं। आपको डिकम्पोजिशन भी अभी बताया था। डिकम्पोजिशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट मटीरियल को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और कौन कौन से डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स हैंगे। और आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको इंपॉर्टेंस भी आपको रिवाइज करी थी। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं और डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट मटेरियल्स को एक्यूमुलेट होने से भी प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ये तमाम 4 चैप्टर्स का रिव्यू हो गया, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4, 5 का। अब आपको क्या करना है, पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।